हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्मिता क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम लोग स्टैंडर्ड 6 की जो साइंस बुक थी न्यू अप्रोच टू साइंस, उसके 7th चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, जिसका नाम था गेटिंग टू नो प्लांट्स। उसके हमने पार्ट 1 को अपलोड किया था। पार्ट 1 में लास्ट में हमने पढ़ा कि जो रूट सिस्टम होता है, 2 तरह के रूट होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट होते हैं। टैप रूट जो स्ट्रेट एक लंबा रूट होता है, उससे छोटे छोटे ब्रांचेस निकले रहते हैं। और फाइब्रस रूट वो होता है जो कि डायरेक्ट जहाँ स्टेम एंड हुआ वहाँ से ही बहुत सारी जड़ें निकली रहती है, बहुत सारे रूट्स निकले रहते हैं एक पूरे गुच्छे में, वह फाइब्रस रूट है। ठीक है, तो यहाँ टैप रूट में एक बात और बताई गई है कि डाइकॉट प्लांट्स के टैप रूट्स होते हैं। देखिए, डाइकॉट प्लांट क्या है, आप जानते हैं, एक बीज के भीतर से एक पौधा निकलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार जब पौधा निकलता है तो उसको शुरुआती में 2 पत्ते निकलते हैं। ठीक है, शुरुआत में 2 पत्ते निकलते हैं और फिर उसके बाद वो 2 पत्ते बिल्कुल अलग तरह के डिज़ाइन के होते हैं। उसके बाद के जो पत्ते होते हैं वो अलग तरह के डिज़ाइन के होते हैं। और ये जो शुरू के 2 पत्ते जो कि एक्चुअली बीज के भीतर ही थे, वो ही निकल के बाहर आए हैं, तो वो शुरू के 2 पत्ते बाद में झड़ जाते हैं, वो सूख के गिर जाएंगे और नए पत्ते ही रहेंगे पौधे में। तो वो होता है डाइकॉट प्लांट्स, जिसमें कि 2 पत्ते निकलते हैं सीड के जब जर्मिनेट होता है तो। और जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, यहाँ पे बताया गया कि जो फाइब्रस रूट वाले प्लांट्स हैं, जैसे कि मेज, बार्ली, व्हीट, राइस, इनका फाइब्रस रूट होता है। तो इनमें जो ये कौन से प्लांट्स होते हैं, ये मोनोकॉट प्लांट्स के फाइब्रस रूट होते हैं। मतलब कि जब इनका सीड्स जर्मिनेट होता है, इनके सीड अंकुर होकर उसमें से सैपलिंग निकलता है, प्लांट का पौधा निकलता है छोटा सा, तो वो एक ही पत्ते वाला निकलता है। उसमें एक ही पत्ते के साइड से स्टेम बढ़ता चला जाता है ऊपर ऊपर, और फिर नए तरह के पत्ते आते हैं और वो एक ही पत्ता बाद में झड़ जाता है। ठीक है, यानी वो बीज के भीतर वो एक ही पत्ता था जो बाहर निकल आया। ठीक है, तो वो होता है मोनोकॉट प्लांट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रूट सिस्टम पढ़ लिया था, साथ ही हमने फंक्शंस ऑफ रूट्स भी पढ़ लिया था कि रूट्स क्या क्या काम करते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में, पढ़ेंगे कि रूट्स कई बार मॉडिफाई होकर दूसरे तरीके से भी रहता है, वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब लोग रीड करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, सम प्लांट्स हैव मॉडिफाइड रूट्स परफॉर्मिंग स्पेशल फंक्शंस। रूट्स स्टोर फूड. Roots of beetroot, radish, carrot and turnip are often swollen because they store food for the plants. Roots offer extra support. Prop roots, banyan tree starts growing some roots from the branches. These roots grow towards the soil and get fixed to it, offering extra support to the main trunk and heavy branches of the tree. Such roots are called prop roots. Aerial roots, a few plants can grow roots above the ground. Corn, for example, may grow roots out of its lower stem called aerial roots. They provide support to the plant. Breathing roots, mangroves thriving in salty water and marshy areas build up some special kind of roots which are used by the plants for breathing. These roots are known as breathing roots or pneumotophores. Breathing roots grow vertically upward from the ground. Roots of the plant breathing roots grow vertically upward from the underground roots of the plant and emerge from the water or marshy area to take in air for respiration. These roots have tiny pores for gaseous exchange. Plants with these roots are found in Sundarbans in West Bengal. Stilt roots are present in plants like maize and sugarcane, but they do not provide support to the plant. देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स है कि रूट्स ने कई बार अपने अलग तरह के रूप में भी रूट्स रहते हैं, वो मॉडिफाइड रहते हैं, बदले हुए रहते हैं, और वो कुछ स्पेशल कामों के लिए रहते हैं। कुछ रूट्स जो है वो खाना स्टोर करते हैं। प्लांट का जो खाना है वो उन रूट्स में ही स्टोर रहता है कई बार, और उसको हम लोग भी खा पाते हैं। जैसे कि कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, ये सब जो भी ज़मीन के नीचे है, ये सब कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट, ये सब क्या होता है, ये सब फूला हुआ रहता है ना, मोटा मोटा रहता है, सोलन रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्लांट ने अपना खाना रखा हुआ है और वही खाना ले लेके प्लांट जीवित रह रहा है, तो और उसी को फिर हम लोग भी खाते हैं। ठीक है, अब जो है रूट्स कई बार, ये तो पहला केस हुआ कि रूट्स में स्टोर रहता है फूड। दूसरा केस ये है कि रूट्स जो है वो कई बार सपोर्ट देते हैं प्लांट को। ठीक है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। इसमें क्या आता है, प्रॉप रूट्स आता है। आपने बरगद के पेड़ देखे होंगे जो कि हमारे नेशनल
ट्री भी है, बानियान ट्री। तो बरगद के पेड़ जो है उसमें क्या होता है कि वो बहुत ही मोटा उसका ट्रंक होता है और बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और वो ब्रांचेस भी काफ़ी मोटे मोटे रहते हैं। तो वो ब्रांचेस से लंबी लंबी रूट्स लटकी रहती हैं बाहर। बरगद के पेड़ के नीचे आप देखेंगे बहुत सारी रूट्स लटकी हुई रहती हैं और वो रूट्स जाके फिर ज़मीन में सॉइल को पकड़ लेती है। जो ऊपर से लटकी हुई रूट्स रहती है वो ज़मीन में सॉइल को पकड़ लेती है दोबारा से टाइटली, और इस तरह वो जो है बड़े बड़े ब्रांचेस को वो सपोर्ट देती है। वो मोटे मोटे ब्रांचेस की कहीं वो ब्रांचेस गिरकर टूट ना जाए, वह उन्हें सपोर्ट देती है। तो ऐसे रूट्स को हम लोग कहेंगे प्रॉप रूट्स कहते हैं। वो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्लांट को देती है, ठीक है, तो उनको प्रॉप रूट्स कहते हैं। कोलकाता के पास जो है इंडियन बोटानिकल गार्डन है, पौधों का गार्डन है, ठीक है। तो वहाँ पे एक बड़ा सा बानियान ट्री है जिसमें कि 900 से ज़्यादा प्रॉप रूट्स हैं, ठीक है। अब हम लोग करते हैं बात इसकी एरियल रूट्स की। कुछ प्लांट्स जो हैं उनके रूट्स जो हैं वो ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं, मिट्टी के ऊपर भी उनके रूट्स रहते हैं, ठीक है। वो दिखाई देगा ऐसे निकले रहेंगे, ऊपर भी रूट्स रहेंगे, उनको हम एरियल रूट्स कहते हैं, ठीक है। जो प्लांट का जो स्टेम है, मेन जो उसका तना है, मेन स्टेम जो है उसके जहाँ एंड हो रहा है, जहाँ वो मिट्टी से टच कर रहा है, उसी एंड के पास से वह निकले रहते हैं और वो मिट्टी के ऊपर रहते हैं, वो एरियल रूट्स, ठीक है, आउट ऑफ लोअर स्टेम रहते हैं। तो वो भी प्लांट को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। ऐसा ज़्यादातर किस में रहता है, कॉर्न के प्लांट में ऐसा रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ब्रीथिंग रूट्स। ब्रीथिंग रूट्स क्या है, देखिए मैनग्रोव ट्रीज़ जो है, मैनग्रोव ट्रीज़ ज़्यादातर सॉल्टी एरिया या मार्शी एरिया में रहता है, दलदल वाले जगह पे या नमक वाले जगह पे रहता है। जैसे कि जहाँ पे आप मैं कहूँगी कि जब नदी जो है उसके बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ आके मिल जाती हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज़ आके मिलती हैं, टुकड़ों से बहुत छोटी छोटी नदियाँ सब आके एक जगह मिलती हैं और बहुत समुद्र के पास जब वह गिरती है वह नदी, उसके पहले वो एक बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है गिरने से पहले। और वह समुद्र में जब वह गिरती है वह नदी तो बड़े से एरिया में वहाँ फैल जाती है और वो एरिया पूरा दलदल भरा हुआ हो जाता है, जिसको डेल्टा हम लोग कहते हैं। वो एरिया दलदल भरा हुआ हो जाता है और वहीं पे जो है वहाँ चूँकि समुद्र का भी पानी मिक्स हो रहा है तो थोड़ा सॉल्टी एरिया भी रहता है, तो वहीं पे ये मैनग्रोव ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। मैनग्रोव ट्रीज़ क्या होते हैं, अब चूँकि दलदल वाला एरिया है और प्लांट के रूट्स ब्रीथ करना चाह रहे हैं तो वो ज़मीन से निकल के बाहर की तरफ निकले दिखाई देते हैं। आप देखेंगे मेन प्लांट का जो ट्रंक है उससे थोड़ी दूरी पे जो है वो ऐसे बाहर निकले रहते हैं, उसके रूट्स निकले रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हवा से सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए वो बाहर निकल आते हैं, क्योंकि वो दलदल का एरिया, उनमें एयर पहुंच नहीं पा रहा होता है, तो ठीक है। अब इनका जो रूट्स होता है ये मैनग्रोव ट्रीज़ का, वो रूट्स में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, होल रहते हैं, ताकि वो एयर के साथ गैस एक्सचेंज कर सके। इस तरह के प्लांट्स कहाँ पाए गए हैं, तो वेस्ट बंगाल के पास सुंदरबन एरिया है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा एरिया है, सुंदरबन जो है, ठीक है, जहाँ वो समुद्र में मिल रहा है, तो वहीं पे ये मैनग्रोव ट्रीज़ बहुत पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे शूट सिस्टम के बारे में। It is that part of plant which grows above the soil. It consists of the main stem, branches, leaves, buds, flowers, fruits and seeds. The stem is the upper part of the plant. The stem gives rise to a number of branches that bear leaves, flowers and sometimes fruits. Node, the point at which the branch comes out is known as node. Internode, the part of the stem between two successive nodes is called internode. Apical bud, the stem grows only at its tip from the apical bud. The stem keeps on increasing in length and in diameter from apical bud. As it grows, it becomes hard and woody. Axillary buds or lateral buds. The buds are also present at the points from where the leaves arise. These are known as axillary buds or lateral buds. They give rise to branches and leaves. Trunk. When the stem grows into a thick and woody and hard structure, it is known as the trunk. In most trees, the trunk is covered with bark which protects the trunk. ठीक है। रूट सिस्टम में हमने पढ़ा कि वो पार्ट है प्लांट का जो मिट्टी के नीचे रहता है, ग्राउंड के नीचे रहता है। शूट सिस्टम में वो प्लांट का वह पार्ट है जो कि
मिट्टी के ऊपर रहता है, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, एक मेन स्टेम रहेगा, जो बीच वाला तना है मेन स्टेम, वो तो रहेगा ही प्लांट का। साथ ही साथ वो मेन स्टेम से साइड साइड में शाखाएं निकली होंगी, जो ब्रांचेस निकले होंगे वो रहेगा। बर्ड्स रहेगा, माने कलियाँ रहेंगी प्लांट की, ठीक है। लीव्स तो रहेंगे ही, फ्लावर्स रहेंगे, फूल रहेंगे, और फ्रूट्स भी रहेंगे, और फ्रूट्स के साथ उनके सीड्स भी रहेंगे, ठीक है। फल रहेंगे, बीज रहेंगे, पत्तियाँ रहेंगी, फूल रहेंगे, शाखाएं रहेंगी, और मेन तना भी पौधे का रहेगा, ठीक है। तो जो स्टेम है वो अपर पार्ट ऑफ द प्लांट है, प्लांट के ऊपर का पार्ट है वो स्टेम कहलाता है। स्टेम से ही बहुत सारी शाखाएं निकली रहती हैं, जिसमें कि उन शाखाओं में पत्ते आते हैं, फल आते हैं, फलों में बीज आते हैं, इस तरह का होता है। अब आप हम लोग जब उसके ब्रांच को ध्यान से देखेंगे, एक शाखा को, तो उसमें आप देखेंगे बीच बीच में मोटी मोटी सी एक जगह रहती है, जहाँ से कि एक नई शाखा निकलेगी। तो वो मोटी वाली जगह है जहाँ से एक नई शाखा निकलेगी, एक नया ब्रांच निकलेगा, उसे नोड कहते हैं। आप पिक्चर में देख सकेंगे, उसे नोड कहते हैं। अब शाखा में बहुत सारी जगह पे मोटी मोटी ऐसे एरियाज है जिसे नोड कहते हैं। तो ये जो 2 नोड है, लगातार 2 नोड है, उनके बीच का जो लंबा एरिया है शाखा का, ब्रांच का जो लंबा एरिया है, उसे हम इंटरनोड कहेंगे, ठीक है। एपिकल बड अब है कि स्टेम अपनी लंबाई में ऊपर ऊपर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो उसके सबसे टिप में, सबसे ऊपर में जो है जो कली खिलती है, उसे हम एपिकल कली कहते हैं। जो उसके मतलब टिप में सबसे ऊपर उस जो कली खिलती है, जहाँ से कि स्टेम लंबाई में बढ़ रहा है, उसे हम एपिकल बड कहेंगे, ठीक है, एपिकल कली कहेंगे। तो स्टेम जो है वही एपिकल बड से ही ऊपर ऊपर और बढ़ता जाएगा, अपना लेंथ भी बढ़ाता जाएगा, और स्टेम ऊपर जाते जाते मोटा भी होता जाएगा, उसका डायामीटर भी बढ़ता जाएगा एपिकल बड से ही, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो और बड़ा होगा। अगर ट्री का है तो वो हार्ड और वुडी हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लकड़ी जैसा हो जाएगा वहाँ से बढ़ने के बाद। ये तो हुआ एपिकल बर्ड, जो कि स्टेम के सबसे ऊपर के टिप में है। इसी तरह एक्सिलरी बर्ड्स या लैटरल बर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, एक्सिलरी या लैटरल बर्ड्स जो हैं, जो कि साइड में कलियाँ छोटी छोटी खिली रहती हैं, एक शाखा के साइड में। तो वो जो शाखा के साइड में जो कलियाँ खिली रहती हैं, वहाँ से पत्ते निकलेंगे, ठीक है। तो वो एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी कलियाँ वाली जो जगह रहती हैं, वहाँ से क्या निकलेंगे, पत्ते निकलेंगे, ठीक है। इनको एक्सिलरी बर्ड्स या लैटरल बर्ड्स कहते हैं। वहाँ से और भी शाखाएं साइड में निकलेगी और पत्तियाँ निकलेंगी, जबकि जो एपिकल बर्ड है वहाँ से शाखा सिर्फ ऊपर ऊपर लंबी होती जाएंगी। अब आ जाता है ट्रंक की बात। जब पेड़ का जो मेन स्टेम है वो बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, और पूरा थिक हो जाए, बहुत मोटा और लकड़ी वाला हो जाए, हार्ड स्ट्रक्चर हो जाए, तब उसे ट्रंक कहते हैं या तना कहते हैं। जैसे मैंगो ट्री का आपने देखा होगा, या फिर आपने इसका देखा होगा, नीम के ट्री का, इसका भी। तो ज़्यादातर ट्रीज़ में क्या होता है, ट्रंक तो मोटा सा रहेगा ब्राउन कलर का, उसके ऊपर एक छाल लगी रहती है, एक तरह का एक लेयर लगा रहता है, जिसे बार्क कहते हैं, जो कि ट्रंक को बचाता है। नहीं तो बाहर से चींटियाँ वगैरह खा के उसे ख़त्म कर देंगी, तो उसके ऊपर एक तरह का लेयर लगा रहता है, बार्क जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेम के पार्ट थे, नोड, इंटरनोड, एपिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड और ट्रंक। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेम, हाँ, कि आखिर स्टेम काम क्या क्या करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ेंगे, फिर फंक्शंस ऑफ लीफ पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। फंक्शंस ऑफ स्टेम, अब हम लोग स्टेम के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेम जो है, अब हम लोग स्टेम के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो the stem keeps a plant straight and it gives support to the plant. The stem bears important parts of plants like branches, leaves, flowers and fruits. The stem transports water, minerals and other substances from the roots in the soil to all parts of the plant. The stem also transports food made by leaves to different parts of the plant. The young green shoot carries out photosynthesis and prepares food for the plant. ठीक है। स्टेम का क्या काम है, तने का या बीच वाला जो मेन तना होता है उसका क्या काम है कि वो प्लांट को स्ट्रेट रखेगा, है ना, और प्लांट को सपोर्ट देगा। अगर स्टेम जो है हम लोग बीच से थोड़ा सा उसे तोड़ देंगे तो प्लांट झुक जाता है ना। तो स्टेम का क्या काम है कि प्लांट को सीधा रखना और उसे सपोर्ट देना, ठीक है। और स्टेम में क्या होता है, स्टेम में साइड साइड में ब्रांचेस निकली रहती हैं,
साइड साइड में लीव्स निकली रहती हैं, फ्लावर्स निकलते हैं, फ्रूट्स निकलते हैं स्टेम के ब्रांचेज ये सब पे, ठीक है। और स्टेम क्या करता है, रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करता है ज़मीन से वाटर और मिनरल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करता है। तो स्टेम अपनी सेल्स की मदद से वो वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को रूट्स से लेके लीव्स तक पहुंचाता है। फिर लीव्स उनको यूज़ करके खाना बनाती है। फिर उस खाने को वह स्टेम अपने थ्रू होके प्लांट के हर एक पार्ट पे पहुंचाता है, दूसरे स्टेम पे पहुंचाएगा, फ्लावर पे पहुंचाएगा, फ्रूट पे पहुंचाएगा, यहाँ तक कि रूट्स के पास भी पहुंचाएगा वो बना हुआ खाना, ठीक है। तो इस तरह स्टेम जो है वो रॉ मटेरियल भी पहुंचा रहा है, वाटर, मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम रूट्स इन द सॉयल टू पार्ट्स ऑफ प्लांट, और उसी तरह वो फूड मेड बाय लीव्स जो बना हुए खाने को भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचा रहा है। कई बार होता है जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के शूट्स होते हैं, ग्रीन स्टेम होते हैं, जैसे कि कोरिएंडर, मिंट, ये सब में हम लोग देखें ग्रीन कलर का जो स्टेम होता है, नाजुक स्टेम सब, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। वो भी खाना बनाने की प्रक्रिया करता है, पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस करता है और पौधों के लिए वह खाना बनाता है। हम लोगों ने ज़्यादातर पढ़ा लीव्स बनाते हैं, पर कुछ कुछ प्लांट्स के ऐसे जो ग्रीन कलर के शूट्स होते हैं, नाजुक प्लांट्स के, हर्ब्स के, वो लोग भी खाना बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब स्टेम का फंक्शंस है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। In some plants, the stem grows underground and functions as a storehouse of food. For example, potato, ginger, onion, etc. Stem modified into tendrils, giving extra support to the plants. Tiny thread-like spirally coiled structures in grapevine are known as tendrils or climbing organs. The tendrils coil around any object they come in contact with and thus lend support to the plant. Tendrils are found in plants which have weak stems. Thick and fleshy stems make food. Desert plants like cactus have thick and fleshy stems. They look like thick leaves, but instead they are modified stems. They can store water for long drying weather. Their green color shows the presence of chlorophyll necessary for photosynthesis. For multiplication of the plant, rhizomes, bulbs and tubers help in multiplication of plant. Plants such as rose, jasmine, hibiscus can be grown into new plants with their stem cuttings. ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, कि कई बार स्टेम ने भी अपना रूप बदला रहता है। बहुत सारे पौधों में क्या होता है, जैसे अंडरग्राउंड रूट्स होते हैं जिसमें स्टोर्ड फूड रहता है, इसी तरह अंडरग्राउंड स्टेम रहते हैं जो कि स्टोर हाउस ऑफ फूड रहते हैं। प्लांट का खाना उसी स्टेम में रहता है और वो स्टेम कहाँ रहता है, ज़मीन के नीचे रहता है, जिसको हम लोग खाते हैं। जैसे कि पोटैटोज़ होगा, स्वीट पोटैटोज़ होगा, ठीक है, जिंजर होगा, आलू, अदरक, प्याज, हाँ, या शकरकंद जो बोलेंगे, ये सब जो है स्टेम है। शकरकंद कहना ठीक नहीं होगा, शकरकंद नहीं है, स्वीट पोटैटो एक होता है, मीठे आलू जो होते हैं वो बिल्कुल आलू जैसे ही दिखते हैं। तो आलू, अदरक, प्याज, ये सब स्टोर्ड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, जिन्हें हम खाते हैं, जो कि प्लांट का खाना उसमें रहता है। अब है कई बार स्टेम जो है टेंड्रिल्स में बदल जाते हैं, अपना रूप बदल के टेंड्रिल्स में थोड़ा थोड़ा रहते हैं। स्टेम भी रहता है, टेंड्रिल्स भी रहता है। जैसा कि आपने करेले के पौधे में देखा होगा, करेले के पौधे से ऐसे पतला पतला धागा जैसा, स्प्रिंग जैसा घुमा घुमा निकलता रहता है, जो कि जहाँ सपोर्ट पाया वहाँ पे वह घूम के उसे पकड़ लेता है। इसी तरह आपने पी प्लांट में, मटर के पौधे में भी देखा होगा, उससे भी टेंड्रिल्स निकले रहते हैं, पतले पतले धागे जैसे, स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर के निकलेंगे, और जैसे ही आसपास कोई लकड़ी दिखाई देगी या कोई और बड़ा पौधा दिखाई देगा, उसमें वो अपने आप को लपेट लेगा ताकि प्लांट को सपोर्ट मिल सके। इसीलिए ये जो टेंड्रिल्स होते हैं उन्हें हम क्लाइंबिंग ऑर्गन्स भी कहते हैं, कि वो प्लांट को ऊपर क्लाइंब करने में, प्लांट को ऊपर खड़ा रखने में वो मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंड्रिल्स किस में होते हैं, वो स्टेम में होते हैं जिनके स्टेम बहुत ही कमज़ोर होते हैं। अब है थिक एंड फ्लैशी स्टेम। कुछ कुछ प्लांट का स्टेम बहुत ही मोटा रहता है और काफ़ी मोटा, थिक तो रहता है, फ्लैशी भी रहता है, मतलब उसके स्टेम के भीतर भीतर बहुत सारा लेयर रहता है, पानी भी रहता है, ठीक है। ज़्यादातर कैसे प्लांट्स में होता है, डेजर्ट के पौधों में, जैसे कि कैक्टस है, उसमें थिक एंड फ्लैशी स्टेम रहता है। वो देखने से आपको लगेगा कि वो कैक्टस का पत्ता ही है, पर एक्चुअली वो कैक्टस का पत्ता नहीं रहता है, वो स्टेम ही होता है। इस तरीके से मॉडिफाई हो गया, अपने आप को मोटा और फ्लैशी बना लिया है, ठीक है, इसलिए वो मॉडिफाइड स्टेम कहलाते हैं।
क्यों वो अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया है? क्योंकि डेजर्ट में बहुत दिनों तक पानी नहीं मिलती और ड्राई वेदर रहता है, तो स्टेम ने अपने आप को मोटा बना लिया है ताकि उसके अंदर वह पानी स्टोर करके रह सके, ठीक है। और लंबे ड्राई सीजन के लिए जब बहुत दिन तक सूखा पड़ जाएगा और पानी नहीं मिलेगा तो पौधा मर सकता है। तो ये जो थिक फ्लैशी स्टेम है कैक्टस के जैसे, वो पौधे को वही स्टेम से पानी दे के जिंदा रखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये स्टेम जो है वो कैसा रहता है, ग्रीन कलर का भी रहता है। उससे ये पता चलता है कि ये स्टेम जो मोटा है और फ्लैशी है, अंदर बहुत सारा लेयर है, जूसी टाइप का भी है, वो ग्रीन कलर का है। इससे पता चलता है कि उसमें भी क्लोरोफिल हो रहा है। हाँ, उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है उस स्टेम में, जो कि प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। प्लांट का खाने बनाने की प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? क्लोरोफिल, एयर, वाटर, सनलाइट, है ना, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब की मदद से प्लांट खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके। तो ये जो कैक्टस के स्टेम है उसमें भी ग्रीन कलर का क्लोरोफिल रहता है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। अच्छा, प्लांट मल्टीप्लिकेशन के लिए कई बार एक ही प्लांट से दूसरे पौधे भी निकलते जाते हैं। हाँ, जैसे कि कुछ प्लांट्स में क्या होता है, उसका जो स्टेम है वो बदला हुआ रहता है। राइजोम्स, बल्ब्स एंड ट्यूबर्स हेल्प इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स सच एज रोज, जैस्मिन, हिबिस्कस कैन बी ग्रोन इनटू न्यू प्लांट्स थ्रू देयर स्टेम कटिंग्स। कई बार क्या होता है कि पौधे में जो है छोटे छोटे ये निकले रहते हैं, ऐसा आप देखेंगे कोई पौधों में तो गोल गोल सा निकला रहता है साइड में, पत्ते के साइड में, और वो गोल गोल ग्रीन कलर का जो होता है उससे और नया पत्ता निकलता जाता है या नया एक और प्लांट ग्रो होने लगता है। आप उसको काट के ज़मीन में लगा देंगे तो आप देखेंगे एक नया प्लांट ग्रो हो रहा है, ठीक है। उसे बल्ब्स, ट्यूबर्स ये सब कहते हैं। ज़्यादातर ये ब्रायोफिलम एक प्लांट है उसमें दिखाई देता है, उसके पत्तों से ही नए पत्ते होने लगते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पत्तों के पास जो एक गोल गोल होता है वो मॉडिफाइड स्टेम होता है, ठीक है। अब जैसे कि रोज़ का पौधा हमें लगाना है तो हम क्या करते हैं, दूसरे के घर से रोज़ का एक मोटा डाल काट के लाते हैं ना और उसे लगा देते हैं। इसी तरह जैस्मिन का पौधा भी वैसे ही लगता है। हिबिस्कस जो है, गुड़हल का फूल जो है, उसका भी पौधा वैसे ही करके लगता है। उनका स्टेम को हम काट के लगा देते हैं। यानी कि जो है ये जो स्टेम है, स्टेम जो है वो भी प्लांट रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है, वो नए प्लांट उगाने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो उसके स्टेम से हम नए प्लांट उगा पा रहे हैं, प्लांट मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, शूट सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लीव्स के बारे में आप लोग कितने पहले क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं ना कि लीफ खाना बनाता है, फंक्शन क्या है लीफ का, वो पूरे प्लांट को खाना बना के देता है। पर कई बार लीफ भी अलग रूप में मॉडिफाइड होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। Leaves are the most vital part of a plant as they make food and store it for later use. Thus, they are called as the food factory of the plant. Leaves are often green, broad, flat, so they have a large surface area to absorb sunlight to prepare food by a process known as photosynthesis. The shape and size of the plants differ from one plant species to another, and thus helps to identify the type of plant species. The stems of some plants like potato, ginger, turmeric and lilies grow underground and live dormant till adverse conditions are over. When the favorable condition comes, then the aerial shoot emerges, giving rise to a whole new plant. During the summer, leaves make more glucose than the plants needed for energy and growth. This excess is turned into starch and stored. हम सब जानते हैं कि एक पौधे का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, लीफ होता है, क्योंकि लीफ में खाना बनता है और स्टोर होके भी रहता है ताकि प्लांट उसको आगे के समय में यूज़ कर सके। इसलिए लीफ को क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट बोलते हैं, यानी वो ऐसा फैक्ट्री जहाँ फूड बन रहा है प्लांट का। लीव्स ज़्यादातर हमने देखा है ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, फ्लैट होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। उसका जो ऊपर का सरफेस है काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज सरफेस एरिया रहता है। क्यों वो बड़ा ब्रॉड इतना होता है, चौड़ा क्यों रहता है? ताकि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके, सनलाइट को सोख सके और अपना खाना बना सके। ये जो खाना बनाने का प्रोसेस उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब हर एक प्लांट का जो है शेप और साइज़ एक प्लांट का दूसरे प्लांट से अलग अलग होता है, और उसके लीफ का भी शेप और साइज़ एक प्लांट का दूसरे प्लांट से अलग होता है। तो हम लोग लीफ देख के भी पहचान पाते हैं कि ये कौन सा प्लांट है,
ठीक है। अब है कि लीफ का कौन कौन सा पार्ट होता है। लीफ का एक पेटियोल पार्ट होता है, जो ये लीफ में नीचे एक डंडा लगा रहता है जिससे वो स्टेम से जुड़ा रहता है, ग्रीन कलर का जो डंडा, उसे पेटियोल पार्ट कहते हैं। ये जो पेटियोल पार्ट है, जिससे कि मतलब कि वो एक छोटा सा स्टॉक जैसा रहता है, एक छोटा सा डंडा जैसा रहता है, जहाँ से वो स्टेम से अटैच रहता है लीफ के एंड में, तो वो जो है उसे पेटियोल कहते हैं। पर कुछ कुछ लीव्स जैसे है मेज़ और राइस, मक्का और चावल का जो लीव्स है उसमें पेटियोल नहीं रहता है। अच्छा, ये तो हो गया जो नीचे का उसका जो डंडा निकला रहता है। अब लैमिना की बात करें या लीफ ब्लेड की, जो फ्लैट, थिन और ब्रॉड पोर्शन रहता है लीफ का, उसे हम लैमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं। हाँ, वो ऐसा जगह होता है जहाँ फूड का खाना बनता है। लैमिना जो प्लेस है, लीफ ब्लेड या लैमिना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है पत्ता का जो चौड़ा जगह है, फ्लैट जगह है, उसे हम लीफ ब्लेड या लैमिना कहेंगे। जो उसका एक डंडा नीचे लटका हुआ है पत्ता का, उसे हम वो डंडे को स्टॉक या पेटियोल कहेंगे, जो कि लीफ का बेस होता है, लीफ का नीचे वाला पार्ट होता है। अब जो है लीफ के बीचों बीच आप देखेंगे एक लंबा सा डंडा जा रहा है और उससे साइड साइड में बहुत सारे ब्रांचेस जैसे लीफ के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो जो है एक तरह का नेटवर्क होता है। छोटा छोटा बीच वाला जो लंबा सा डंडा पत्ते में रहता है उसे मिड रीप कहते हैं, ठीक है। और उसके साइड साइड में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है, नैरो पतला पतला सा छोटा छोटा ट्यूब जैसा जो स्ट्रक्चर निकला रहता है, और पूरा एक नेटवर्क जैसा हो जाता है। फिर वो वाले ट्यूब से और निकला रहता है, तो पूरा एक नेटवर्क जैसा हो जाता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं, जो कि मिड रीप के साइड साइड से निकल रहा है। जो बीच में मोटा वाला एक डंडा है प्लांट के बीच में, ठीक है, उसे मिड रीप कहेंगे। और मिड रीप के साइड साइड से जो छोटे छोटे टुकड़े निकले रहते हैं उसे हम लोग वेन्स कहेंगे। वेन्स रिस्पॉन्सिबल है कि वो बीच वाले मोटे वाले डंडे से मिनरल और वाटर लेके लीव्स के हर एक कोने में पहुंचाए, और चूँकि वो बने रहते हैं इसलिए जो फ्लैट सरफेस है लीफ का उसको सपोर्ट मिलता है, नहीं तो लीफ ऐसे नीचे झुक जाएगा, तो वो सपोर्ट देते हैं लैमिना को। अब ये जो लीफ बेस है, लीफ अराइजेस फ्रॉम द लीफ बेस। हाँ, ये तो हम लोग जानते हैं कि एक छोटा सा डंडा जुड़ा रहता है स्टेम से, उसी से पत्ता निकलता है। तो वो जो छोटा सा डंडा नीचे रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे तो हम लोग पेटियोल कहते हैं, और उसके एंड पार्ट को लीफ बेस कहते हैं, जहाँ से वो स्टेम से जुड़ा रहता है, ठीक है। समर के समय में जो होता है, लीव्स ज़्यादा ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट्स को, हाँ, क्योंकि समर के समय प्लांट्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, और जब लीव्स ज़्यादा ग्लूकोज बना देते हैं जितनी उसकी ज़रूरत है, तो एक्स्ट्रा जो ये है ज़्यादा ग्लूकोज, मतलब ज़्यादा खाना अगर पत्ते ने बना दिया तो क्या होता है, उसको वो स्टोर करके रख देता है ताकि पौधा उसको बाद में यूज़ कर सके। तो जब उसे वह स्टोर करके रखता है, उसे स्टार्च के रूप में रखता है, एक दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है स्टार्च, और उसके रूप में वह उसे रखता है स्टोर करके। हमने पहले पढ़ा अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में, तो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ऑनियन और लिलीज भी है, एक है जो कि ज़मीन के नीचे होता है, और जो है वो स्टेम सब डॉर्मेंट रहता है, मतलब वो स्टेम कुछ काम नहीं कर रहा रहता है, सोए हुए हालत में रहता है। जब मुश्किल समय हो रहा हो, मुश्किल समय मतलब जब बहुत ठंड पड़ रही हो और मिट्टी के नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, उस टाइम में वो डॉर्मेंट अवस्था में रहता है, ठीक है। और जब एकदम सही मौसम उसका आ जाएगा, तब जाके ये जो अंडरग्राउंड स्टेम सब जो है वो उसमें से, तब पहले तो ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड स्टेम रहेगा, जब मौसम बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब उसमें से एरियल शूट करेगा, मतलब उसमें से डंडा निकलेगा, स्टेम निकलेगा, और फिर नया पूरा प्लांट निकलेगा, नए पौधे निकलेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं पैरेलल एंड रेटिकुलेट वेनेशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लीफ। पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स, रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स, and fibrous roots is a feature of monocot plants, tap roots is a feature of dicot plants. Venation is the arrangement of veins and veinlets of the leaf. There are two types of venation, parallel venation and reticulate venation.
It is the petiole that runs into the leaf as midrib. If the veins form a net-like structure on either side of the midrib, the venation is reticulated. In the leaves of grass, the veins run parallel to one another. Such type of venation is called parallel venation. Functions of leaf. Preparation of food. The primary function of leaves is to prepare food by the process called photosynthesis. The leaf manufactures food material in the presence of sunlight, water, carbon dioxide and green pigment called chlorophyll present in the leaf. Oxygen is given out in this process. The food prepared by the leaves is stored in different parts of plant as starch. Leaves have stomata on their underside. Stomata are minute pores that help the plants to breathe and exchange gases. Transpiration. Water absorbed by the root hairs of the plant evaporate from the leaf surface during the daytime. Process of losing extra water present in the plant through stomata on the leaves is known as transpiration. Storage of food. Fleshy leaves of Indian aloe and fleshy scale leaves of onion store food materials and water for further use by the plants. Fleshy and succulent leaves of desert plant always store water and food materials in them. Modification of leaves. To provide support in some plants like pea plant, the leaves are modified into tendrils which help the pea plant to climb up. Provides protection. The leaves of cactus plant are modified into spines to reduce loss of water through transpiration and also protects the plant from grazing animals. अब हम लोग लीफ के बारे में देखेंगे. लीफ का एक मिड रिब होता है, बीच में एक लंबा वाला डंडा रहता है, उससे साइड से पतले पतले नैरो ट्यूब लाइक डंडे निकले रहते हैं. तो जब वो ट्यूब लाइक डंडे साइड से निकले रहेंगे और वो एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उसमें क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है. माने वो जो पैटर्न है साइड का, वो जो पैटर्न है वेन्स का, जिसमें वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करके नेटवर्क जैसा बना रहे हैं, तो वो वेन्स के पैटर्न को हम क्या कहेंगे, रेटिकुलेट कहेंगे. उस डिज़ाइन को रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे. वेनेशन क्या है, वो जो वेन्स निकल रहा है और वेनलेट्स निकल रहे हैं, वेन्स से भी और छोटे छोटे ब्रांचेस जो वेनलेट्स निकल रहे हैं, वो सब जो डिज़ाइन बना रहे हैं, जिस तरह से अरेंज हो रहे हैं, उसे वेनेशन कहेंगे. तो पौधे में दो तरह का वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन होता है. तो जब जो है जो वेन्स मिड रिब से निकल रहे हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करके एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं मिड रिब के दोनों तरफ, तो वो क्या कहलाएंगे, रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे. एक दूसरे से इंटरसेक्ट करके कर रहे हैं. अब देखिएगा, आप एक पत्ता ला के देखेंगे तो आपको दिखाई भी देगा. तो वैसे पैटर्न डिज़ाइन को हम कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे. और अगर जो है वेन्स एक दूसरे से अलग अलग होकर लंबाई में बढ़ रहे हैं, ऐसे लंबे लंबे वर्टिकली लंबे लंबे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन. जैसे कि अपने घास के पौधों में आप देखेंगे, घास के पत्तों में आपको पैरेलल वेनेशन दिखाई देगा, ठीक है, पैरेलल वेनेशन आपको दिखाई देगा. अब हम लोग अगर पौधे का फंक्शन के बारे में पढ़े, लीफ के फंक्शन के बारे में, लीफ क्या क्या काम करता है, तो सबसे पहला हम जानते हैं कि लीफ खाना बनाता है, ठीक है. सबसे पहला काम लीफ का क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट के लिए खाना बनाएगा. उसमें उसको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए खाना बनाने के लिए, उसको चाहिए सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल चाहिए लीफ में, ताकि वो खाना बना सके. और ये खाना बनाने के प्रोसेस में क्या गैस निकल जाता है, ऑक्सीजन गैस निकल जाता है. जैसे कि वाटर के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे हम, ठीक है, तो ये सब जो है, जो ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की मदद से पौधे ने खाना बनाया. जब खाना बनाया तो एक साइड प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम ऑक्सीजन कहेंगे, वह बाहर निकल आया, एटमॉस्फेयर में चला गया, ठीक है. और इस तरह से पौधे ने खाना बनाया और जो एक्स्ट्रा खाना है उसे पौधे ने अपने अलग अलग जगह पे रख लिया है, जिसे स्टार्च के रूप में उसने रख लिया है. यहाँ वाटर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन बाहर प्लांट दे देता है. अब लीफ के नीचे तरफ जो होता है ना, स्टोमेटा रहता है, छोटे छोटे होल रहते हैं, ठीक है, माइन्यूट पोर्स रहते हैं, जो कि हम लोग ऐसे नहीं दिखाई देंगे, शायद माइक्रोस्कोप में दिखाई दे देंगे. तो उससे क्या होता है, प्लांट ब्रीथ करता है, उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है. ब्रीथ करते समय तो प्लांट ऑक्सीजन ही लेता है, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो प्लांट उससे ब्रीथ करता है, वो स्टोमेटा की मदद से. अब एक टर्म है ट्रांसपीरेशन, ठीक है. प्लांट का जो रूट्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब किया सॉयल से, उसे ऊपर वह लेके आया, स्टेम उसे लेके गया, और जाके लीफ को दे दिया,
ठीक है, लीफ को दे दिया डे के समय, बाद दिन के समय, उसमें काफ़ी धूप हो रही है, तो जितने पानी को लीफ को ज़रूरत है जिससे वो खाना बनाए, वो उससे खाना बना लेता है, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वह लीफ बाहर छोड़ देता है, एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। तो ये जो प्रोसेस है कि एक्स्ट्रा वाटर जो लीफ में प्रेजेंट है, ठीक है, वो लूज़ कर देगा अपने स्टोमेटा की मदद से, उसे कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसपीरेशन। लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट ऑन लीव्स थ्रू इवापोरेशन इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इवापोरेट हो जाएगा वहाँ से, या वो खुद ही दे देगा, इवापोरेट नहीं भी होगा तो वहाँ से वह बाहर दे देगा। अब स्टोरेज ऑफ फूड क्या है कि जिस तरह आपने पढ़ा कि स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ऑनियन, पोटैटो, जिंजर, जिसमें खाना प्लांट रखता है। अंडरग्राउंड आपने ये भी पढ़ा रूट्स है, जो इसमें प्लांट अपना खाना रहता है, जैसे रेडिश, कैरट, टर्निप, ठीक है, ये आपने पढ़ा। उसी तरह पत्तों में भी खाना रखता है प्लांट, अपना स्टोर ऑफ फूड को स्टोर करके रहता है। जैसे इंडियन एलोवेरा जो है, आप देखेंगे उसके जो पत्ते ना आप छुएंगे स्पॉन्जी मोटे मोटे लगते हैं, यानी उसमें प्लांट ने अपना खाना जमा करके रखा है। इसी तरह ऑनियन के पत्ते लंबे लंबे थोड़े होते हैं, थोड़े से ब्रॉड होते हैं, लंबे लंबे, तो वो जो और थोड़े मोटे मोटे स्पॉन्जी वो भी लगते हैं। तो उसमें भी जो है ऑनियन के पत्तों में भी प्लांट ने अपना खाना बना के रखा हुआ है, एक्स्ट्रा खाना रखा हुआ है, ताकि स्टार्च के रूप में रखा है, जिसे प्लांट बाद में यूज़ कर सकेंगे। इसी तरह डेजर्ट प्लांट का क्या है, उसका लीव्स भी काफ़ी मोटा रहता है और सक्यूलेंट लीव्स रहता है, जो कि एब्जॉर्ब करता है वाटर को। ठीक है, उसमें हमेशा पानी रहता है और खाना रहता है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट को तो कभी भी एडवर्स क्लाइमेट होगा, बहुत दिन तक सूखा पड़ेगा, तो उसी खाना और पानी को वह चलाता रहता है। तो आपने देखा ना कि पत्तों में भी खाना स्टोर रहता है। अब जो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, जिस तरह सब चीज़ ने अपना रूप बदला हुआ था, बानियन ट्री में प्रॉप रूट्स था, है ना, टेंड्रिल्स था, उसी तरह यहाँ पे लीव्स ने भी अपना रूप कहीं कहीं बदला हुआ है। ठीक है, कुछ प्लांट को सपोर्ट देने के लिए, जैसे कि जो है मटर के पौधों को सपोर्ट देने के लिए लीव्स ने अपने आप को टेंड्रिल में बदला हुआ है। कुछ लीव्स भी हैं, कुछ टेंड्रिल भी हैं। ठीक है, पतले पतले लंबे लंबे धागे जैसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स, स्प्रिंग जैसे निकले रहते हैं, जो कि सपोर्ट लेते हैं, दूसरे लकड़ी में चिपक से जाते हैं, कॉइल हो जाते हैं और प्लांट को सपोर्ट देते हैं, वो टेंड्रिल्स होता है, यानी लीफ मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स है। और प्रोटेक्शन भी देता है, लीफ जब अपना रूप बदलता है तो वो प्लांट को प्रोटेक्शन भी देता है। जैसे कैक्टस प्लांट का जो लीफ है, ठीक है, वो स्पाइंस में बदल गया, कांटों में बदल गया है, मोटा है, जूसी है और कांटा में बदल गया, उसमें से कांटे निकले हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से जब कांटे निकले हुए हैं तो जो जंगली जानवर, जो जानवर घास खाने वाले जानवर घूम रहे हैं, पत्तों को खाते हैं, वो कांटे निकले होंगे तो उस पत्ते को वो खा नहीं पाएगा। मोटा पत्ता है, जूसी पत्ता है और कांटा निकला है तो वो नहीं खा पाएगा, ग्रेजिंग एनिमल्स जो चर रहे हैं। साथ ही साथ वो जो कांटे निकले रहते हैं तो उससे प्लांट का ट्रांसपिरेशन भी कम होगा, वाटर इवापोरेट कम होगा लीव्स से। ठीक है, तो ये लीव्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, और फ्लावर के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Flower is an important organ of the plant. Examples of some flowers are lotus, jasmine and rose. In fact, plants can be distinguished by the color, shape and smell of their flowers. The different parts of a flower are pedicel. It is the stalk which attaches the flower to the stem. Sepals. At the base of the flower, small green leaf-like structures called sepals. They protect the flower at bud stage. Petals. Petals are brightly colored leaf-like structures present inside the sepals. The color and scent of the petals attract insect towards the flower. The number of petals and sepals is not always equal. Stamen. Within the petals, there are long, thin and needle-like structures called stamen. These are male reproductive organ of the flower. They consist of two parts, anther and filament. The swollen tip of each stamen is called anther. The anther encloses in it a small powdery substance called pollen grains. Filament is a long stalk-like structure which supports the anther. Carpel. Carpel is a flask-shaped organ in the center of the flower. This is also called pistil. It is the female reproductive organ of flower consisting of three parts. Style. It is a long, thin tube-like structure which is swollen at the base. Stigma. It is a small, round and sticky part of the carpel located at the top of the style. Its function is to trap the pollen grains that fall on it. Ovary. Ovary is the swollen end at the base of the carpel. It has number of small egg-like structures called ovule.
A flower that consists of all the 4 parts, sepals, petals, stamens and carpels, is called a complete flower. Example, mustard, China rose. In some flowers like date palm and mulberry, 1 or more parts may be missing. Such flowers are called incomplete flowers. Some flowers have both the male and female organ in one flower and are called bisexual flowers. ठीक है, फ्लावर के बारे में हम लोग अगर पढ़ेंगे, आप एक फ्लावर ले आइए, उसे ध्यान से देखिए। ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि आप वो गुड़हल का जो फूल होता है, हिबिस्कस का प्लांट का फ्लावर, उसको लाएंगे, तब आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, फ्लावर जो है प्लांट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, प्लांट का अंग है वो एक। ठीक है, हम लोग बहुत तरह के फ्लावर देखे हैं ना, जैसे लोटस को देखा है हमने, कमल का पौधा, जैस्मिन का, ठीक है, वो जो अच्छा स्मेल होता है, छोटा जैस्मिन का, वाइट कलर का, रोज़ का। ठीक है, तो हम लोग कई बार प्लांट्स को एक दूसरे से अलग कैसे कर पाते हैं, उसके फ्लावर्स देख के हम जान पाते हैं कि हाँ ओ ये ऐसे कलर का फ्लावर है, ये वो प्लांट है, ऐसा स्मेल है, ये अलग टाइप का स्मेल है ये फ्लावर का, ये फ्लावर का स्मेल नहीं है। हाँ, शेप अलग अलग है, तो हम लोग प्लांट्स को उनके फ्लावर के थ्रू भी पहचान पाते हैं। आप देखेंगे एक फ्लावर पहले एक कली के जैसा रूप रहता है, तो जब वह कली के रूप में रहता है, बर्ड के रूप में, तो उसके नीचे क्या होता है, एक ग्रीन कलर का उसका एक हम कहेंगे कि एक उसका बेस रहता है ना, ग्रीन कलर का, जिसके अंदर कली घुसा हुआ रहता है। तो वो ग्रीन कलर साइड साइड से ऐसे वी शेप का रहता है, जिसके भीतर कली घुसा रहता है, और फिर नीचे जाके वो ग्रीन कलर एक मोटे डंडे में होता है, और वो डंडा ही प्लांट के स्टेम से जुड़ा रहता है। तो ये जो ग्रीन कलर का बेस होता है, जिसमें कली घुसा हुआ रहता है, उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहते हैं, वो बेस को हम लोग पेडिकल कहते हैं। वो डंडा जिससे कि फ्लावर स्टेम से जुड़ा होगा, वो डंडा जिससे कि फ्लावर पेड़ के स्टेम से जुड़ा होगा, उसे पेडिकल कहेंगे। अब उसी डंडे से ग्रीन ग्रीन वी शेप के निकले रहते हैं, जिसके भीतर कली घुसा हुआ रहता है। तो वो जो वी शेप का ग्रीन ग्रीन होता है, ठीक है, वो भी हम कहेंगे वो छोटे छोटे पत्ते जैसे ही होते हैं, जिसके भीतर कली घुसा हुआ रहता है। तो वो जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसे हम कहेंगे सेपल्स कहेंगे। सेपल्स क्यों रहते हैं, ताकि फ्लावर जब कली के रूप में है तो वो सेपल्स उसे बचा के रखते हैं, उसे सपोर्ट देते हैं, नहीं तो वो सारा झड़ जाएगा। ठीक है, तो फ्लावर उसे सपोर्ट दे के रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग ऊपर जाते हैं। अब ऊपर क्या है, कली है। रोज़ की कली तो आपने देखी होगी, जब रोज़ की कली जब खिल जाती है, वो फ्लावर में चेंज होता है, तो हम लोग को ब्राइट कलर सब दिखाई देता है ना। अगर रेड रोज़ है तो रेड कलर की उसकी पंखुड़ियाँ दिखाई देती हैं हमें ना, वो ही होता है जो ब्राइट कलर्ड पार्ट रहता है, वो पेटल कहलाता है या पंखुड़ियाँ कहलाती हैं। ठीक है, और उसी पंखुड़ियों में वो क्या होता है, नीचे डंडा है, पेडिकल, पेडिकल के ऊपर एक ऐसा ग्रीन कलर का है, जो कि हम क्या कहेंगे, जो है सेपल है। वो सेपल के भीतर फ्लावर है, फ्लावर में पेटल्स है, पंखुड़ियाँ हैं, जो कि बहुत अच्छे कलर के होते हैं, ब्राइट कलर के, और स्मेल भी अच्छा होता है। क्यों स्मेल होता है फ्लावर में, ताकि जो इंसेक्ट सब है, कीड़े सब, उसकी स्मेल से अट्रैक्ट होकर उसके पास आ जाए। क्यों, क्योंकि जब वो उसकी स्मेल से अट्रैक्ट होकर उसके पास आएंगे, तो कीड़े अपने साथ कहीं से पॉलन ग्रेन्स भी लाएंगे, जो वो फ्लावर के भीतर जाएगा, और फिर फ्लावर जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा, नए फ्लावर्स आएंगे, नए फ्रूट्स आएंगे। ठीक है, तो पेटल इसीलिए उसमें स्मेल होता है और वो अच्छे दिखते हैं। अब नीचे जो सेपल है, जो कि सपोर्ट कर रहा है, ग्रीन कलर का चीज़ है ना, जिसके भीतर पेटल है। ऐसा नहीं है कि सेपल जितने होंगे पेटल भी उतने होंगे, ज़रूरी नहीं है। पेटल ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, सेपल भी ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। ठीक है, आप डायग्राम में देखिए, पेडिकल सेपल दिखाई दे रहा है, सेपल के भीतर आपका ये क्या है, पेटल्स है, पंखुड़ियाँ हैं। अब जब है पेटल्स के भीतर आप देखेंगे लंबे लंबे जो हैं, ऐसे लंबे लंबे नीडल के जैसे निकले हुए स्ट्रक्चर है ना, लंबे लंबे ट्यूब जैसे लंबे लंबे निकले रहते हैं, नीडल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, सेपल वो पेटल के भीतर, उन्हें हम कहेंगे स्टेमन कहते हैं। ठीक है, आप वो गुड़हल के फूल में देख पाएंगे, हिबिस्कस फ्लावर में लंबे लंबे निकले रहते हैं, वो स्टेमन कहलाते हैं। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है। आप जानते हैं ना कि हर चीज़ को रिप्रोड्यूस होने के लिए उसमें एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आना चाहिए, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आना चाहिए, तब जाके उनका नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। हाँ, तो यहाँ इस प्लांट्स में, फ्लावर्स में क्या होता है, एक ही फ्लावर में कई बार दोनों ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो हिबिस्कस फ्लावर है, इसमें है वो जो पतले पतले
पेटल के बीच से, पंखुड़ियों के बीच से लंबे लंबे ट्यूब सब जो निकले रहेंगे। जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब स्टेमन के ऊपर आप देखेंगे गोल 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 बना हुआ रहता है, ठीक है। तो स्टेमन के ऊपर जो वो फुला फुला सा स्वोलन टिप रहता है, गोल गोल बना हुआ रहता है, वो एंथर कहलाता है। वो एंथर को अगर आप हाथ में से चूर चूर करेंगे ना, तो अंदर से येलो येलो छोटे छोटे दाने दिखाई देंगे आपको, पाउडर पाउडर जैसा। वो ही पॉलन ग्रेन्स होता है, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन्स क्या करता है, जब इंसेक्ट वहाँ पे जाके बैठेगा पॉलन ग्रेन में, तो इंसेक्ट के बॉडी में कुछ पॉलन्स चिपक जाते हैं जब इंसेक्ट जाके एंथर के ऊपर बैठेगा। फिर वो वापस आके जब यहाँ पे आ जाएगा, जब वो यहाँ पे आ जाएगा, पेटल के पास आ जाएगा, तो वो पॉलन ग्रेन्स वहीं पे गिरा देगा, ठीक है। अब ये जो लंबे लंबे नीडल जैसे निकले रहते हैं और ऊपर एंथर रहता है, इस टोटल को हम लोग स्टेमन कहते हैं। ऊपर वाला एंथर रह गया और नीचे का जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है उसे हम फिलामेंट कहेंगे, ठीक है। लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, डंडे जैसा या ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं कार्पल। अब फ्लावर के सारी पंखुड़ियाँ को हटा देंगे तो आप देखेंगे अंदर जो है फ्लास्क के शेप का, हाँ, एक यू टाइप के शेप का, जो आप कहेंगे एक्चुअली सुराही जैसा शेप का है ना। नीचे से यू होगा, ऊपर से नैरो रहेगा, सुराही जैसे शेप का एक ऑर्गन रहता है। जब आप पंखुड़ियाँ हटा देंगे, पेटल्स हटा देंगे, तो अंदर देखेंगे एक सुराही जैसे शेप का ग्रीन कलर का एक पार्ट रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं, वो फूल के पूरे मिडिल में रहता है, सेंटर में रहता है, उसे हम कार्पल कहते हैं, या फिर उसे हम पिस्टिल भी कहते हैं, ठीक है। उसे कार्पल भी कहते हैं या पिस्टिल भी कहते हैं। अब उस कार्पल में 3 पार्ट होते हैं। कार्पल जो है सुराही जैसा लंबा निकला हुआ ऊपर से रहेगा, ऊपर से लंबा ट्यूब जैसा जाएगा। तो जो लंबा ट्यूब जैसा जाएगा, ठीक है, अब जो लंबा ट्यूब जैसा जाएगा उसे हम लोग स्टिग्मा कहेंगे। हाँ, स्टिग्मा में क्या है कि सबसे ऊपर जाके वो गोल हो जाता है, हाँ, गोल हो जाता है। वो सुराही का जो लंबाई वाला पार्ट है वो ऊपर जाके पूरा गोल हो जाता है और वो चिपचिपा सा रहता है, स्टिकी पार्ट होता है, उसे हम स्टिग्मा कहेंगे, ठीक है। तो ये जो नीचे सुराही जैसा यू शेप है, फिर एक लंबा ट्यूब है, फिर ऊपर जाके गोल है। तो जो लंबा ट्यूब है उसे तो हम लोग कह रहे हैं स्टाइल कह रहे हैं, और ऊपर जो गोल गोल चिपचिपा वाला जगह है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। तो क्या होता है कि जब इंसेक्ट पॉलन ग्रेन से पे बैठ के आए, वहाँ से पॉलन ग्रेन उनके बॉडी में चिपक गया, फिर जब वो फ्लावर के भीतर आके बैठे तो उसी जो है स्टिग्मा में वो पॉलन ग्रेन चिपक के रह जाता है, ठीक है। अब जो नीचे सुराही का जो नीचे वाला पार्ट है, जो कि मोटा यू शेप का पार्ट है, वो क्या है, वो प्लांट का ओवरी है। स्वोलन एंड है, फूला हुआ नीचे का जो पार्ट है वो प्लांट का ओवरी है। और हम लोग जानते हैं ओवरी जो होता है, जो कि अंडकोश कहते हैं प्लांट का, उसके भीतर छोटे छोटे अंडे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट के, जिन्हें ओव्यूल्स कहते हैं। अंडे जो प्लांट के होते हैं उन्हें ओव्यूल्स कहते हैं। तो अब पॉलन ग्रेन्स आया, स्टिग्मा में लगा, स्टिग्मा में चिपक गया, स्टिग्मा में चिपक के वो ओव्यूल्स के पास जाके गिरा, फिर जो है उनका रिप्रोडक्शन हुआ और नए नए फिर से फ्लावर्स बने। जब जाके उसमें रिप्रोडक्शन हुआ, फिर धीरे धीरे जो है वो ओव्यूल जो है वो चेंज हो जाएगा, फ्रूट में चेंज हो जाएगा, है ना। तो बिना रिप्रोडक्शन हुए वो फ्रूट में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इसमें फीमेल जो पार्ट है उसमें क्या क्या आपने देखा, उसमें है वो टोटल फीमेल का जो पार्ट है प्लांट का उसे कार्पल कहेंगे। उसमें आएगा आपका ओवरी, ओवरी के भीतर ओव्यूल्स, फिर लंबा सुराही का जो लंबा डंडा है स्टाइल, और सबसे टॉप में स्टिग्मा। और जो मेल पार्ट है उसे हम स्टेमन कहेंगे, जिसमें आता है एंथर और फिलामेंट, वो दोनों आता है, लंबा ट्यूब फिलामेंट, उसका ऊपर का टिप एंथर। बाकी प्लांट का दूसरा पार्ट क्या है, पेटल्स है, पंखुड़ियाँ हैं, पेटल के नीचे सेपल है जो ग्रीन कलर का है, और सेपल के नीचे जो डंडा है वो है पेडिकल। तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बोलते हैं कि एक फ्लावर में ये सारे पार्ट्स होते हैं। जिस फ्लावर में ये सारे पार्ट होंगे, हाँ,
सभी फ्लावर में तो पंखुड़ियाँ, पेडिकल, सेपल ये सब तो होंगे ही, है ना। पेटल, सेपल और पेडिकल सारे ही फ्लावर में होंगे, पर जिस फ्लावर में स्टेमन भी होगा और कार्पल भी होगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होगा, उसे कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। जैसे कि सरसों के जो फूल होते हैं उसमें पूरा रहता है, चाइना रोज़ जो है आपका, ये हिबिस्कस फूल, उसमें भी कंप्लीट रहता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों रहता है, तो वो भी वो कंप्लीट फ्लावर रहेगा। पर कुछ कुछ फ्लावर रहते हैं इसमें सिर्फ फीमेल होंगे या किसी में सिर्फ मेल होंगे, जैसे डेट पाम का पौधा है, हाँ, या फिर मलबरी है जिसमें सिल्क वर्म सब जाके बैठते हैं जिस पेड़ के ऊपर, मलबरी ट्रीज़ के ऊपर, ठीक है। इसमें कोई एक पार्ट मिसिंग रहता है तो इसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जिस फ्लावर में दोनों ही रहेंगे, मेल पार्ट भी रहेंगे और फीमेल ऑर्गन्स भी एक ही फ्लावर में रहेंगे, क्या होता है कि एक ही प्लांट के 2 फ्लावर होंगे ना कई बार, तो ऐसा तो बहुत रेयर केसेस है, पर अगर एक ही फ्लावर में दोनों रहेंगे, मेल पार्ट भी रहेगा और फीमेल पार्ट भी, जैसे कि आपका चाइना रोज़ में है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों रहेंगे, ठीक है। बाइसेक्सुअल या कंप्लीट फ्लावर जो भी कहेंगे वो कंप्लीट फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएंगे। जैसे बिटर गॉड का, करेले के जो फूल होते हैं वो है यूनिसेक्सुअल, उसमें सिर्फ मेल या फीमेल रहेगा, ठीक है। पर जो चाइना रोज़ होता है वो है बाइसेक्सुअल, ठीक है। इसी तरह मस्टर्ड फ्लावर भी बाइसेक्सुअल या कंप्लीट फ्लावर है, जबकि मलबरी फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर है, ठीक है। कुछ कुछ फ्लावर जिसमें सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेगा, चाहे कि वो स्टेमन हो या कार्पल हो, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएंगे। जैसे कि पपाया है ना, पापाया है या बिटर गॉड है, करेला है, पपीता है या क्यूकम्बर जो है, खीरा जो है, काकुड़ी जिसको बोलते हैं, तो ये सब में क्या होता है कि एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अब फ्लावर का फंक्शन क्या है, फ्लावर रिप्रोडक्शन में मदद करता है ना, फ्लावर से नए प्लांट, फ्लावर से की मदद से फ्रूट्स बनता है, फ्रूट्स में सीड्स बनते हैं और सीड्स के कारण नए पौधे बनते हैं। फ्लावर में फ्रूट्स बनते हैं जो कि पूरे प्लांट का खाना को वहाँ रखते हैं और सीड्स भी रखते हैं। कई बार फ्लावर ना अपना रूप बदले हुए रहते हैं, मॉडिफाइड फ्लावर रहते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, हाँ, कॉलीफ्लावर का ऊपर वाला पार्ट हम लोग खाते हैं ना, तो वो फ्लावर का ही पार्ट होता है, वो फ्लावर ही होता है जो कि फूड में चेंज रहता है। ब्रोकली, ठीक है, तो कॉलीफ्लावर और ब्रोकली जो है मॉडिफाइड फ्लावर्स ही हैं और वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन है। इसी तरह फ्लावर से एक तरह का रस भी निकलता है, नेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं या पराग कहेंगे, ठीक है, वो इंसेक्ट के लिए वह भी खाना रहता है, तो इंसेक्ट्स को खाना भी फ्लावर देता है। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उतना हार्ड चैप्टर नहीं है, इजी ही चैप्टर है, मुश्किल नहीं है इसमें ज़्यादा। आप इसमें से फ्लावर के डायग्राम को प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स में आ सके। फ्लावर के डायग्राम को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए और रेटिकुलर और पैरेलल वेनेशन भी पढ़ लेना चाहिए, तो ये सब आपके एग्ज़ाम्स में काम आएगा और सबका एक एक एग्जाम्पल तो जानना ही चाहिए। तो गेटिंग टू नो प्लांट्स आज कंप्लीट हो गया है, जल्दी हम नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।